स्टूडेंट्स, अब हम इस लेसन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल थ्योरी है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी भी थ्योरीज हैं सारी की सारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसी के साथ अटैच है, इसी पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक थ्योरी है। और इसको सबसे पहले जो इनोवेट किया था वो एक फॉर्मर बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हुए थे, प्रोफेसर गोसेन। इन्होंने इनको इनोवेट किया था, इसलिए इसे फर्स्ट थ्योरी ऑफ गोसेन के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट थ्योरी ऑफ गोसेन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको सबसे पहले गोसेन ने ही रिप्रेजेंट किया था, गोसेन ने ही सबके सामने इसको लेकर आए थे, इसलिए इन्हें फर्स्ट थ्योरी ऑफ गोसेन भी कहा जाता है। इस थ्योरी की बड़ी सिंपल और सीधी सीधी एक ही बात है कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट एज वेल एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, देन द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एवरी सक्सेसिव यूनिट विल बी डिक्रीजेज। कि जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु, इवन कि ये मनी पर भी अप्लाई होता है, कि जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु की अधिक यूनिट का कंजम्पशन करते जाते हैं, कंज्यूम करते जाते हैं, तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। और ये बिल्कुल बेसिक थ्योरी है। चाहे प्रोडक्ट आपके पास कुछ भी हो, आप खुद भी रियल लाइफ में इसको महसूस करेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है तो कोई भी वस्तु आप कंज्यूम करेंगे तो हर अगली इकाई से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। इसको फिर से हम एक टेबल के थ्रू दिखा रहे हैं कि मान लो आप चपाती कंज्यूम कर रहे हैं, फर्स्ट चपाती आपने कंज्यूम की, मार्जिनल यूटिलिटी आपको 10 मिली, तो सेकंड से फिर आपको 8 मिलेगी, थर्ड से आपको फिर 6 मिलेगी, फोर्थ से आपको फिर 4 मिलेगी, फिफ्थ से आपको 2 मिलेगी, सिक्स्थ से आपको 0 मिलेगी और सेवन्थ से फिर वो -2 हो जाएगी। हमारा मतलब ये है कि जब फर्स्ट चपाती से जितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी सेकंड से उससे तो कम ही मिलेगी, और थर्ड से सेकंड से भी कम मिलेगी। वो कितनी कम होती है डिपेंड करता है, बट जैसे जैसे आप ज़्यादा क्वांटिटी को अप्लाई करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली हर अगली इकाई से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, दैट इज़ पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी जो आवश्यकता है वो संतुष्ट हो जाती है। इसे हम एक और चीज़ भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। जहाँ भी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और ये हमें पता है कि जहाँ भी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी वहाँ पर टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगी। और ये थ्योरी जो है ये मनी पर भी अप्लाई होती है, हर जगह अप्लाई हो सकती है। ये पैसे पर भी अप्लाई होती है। जिनके पास पैसा कम होता है वो पैसे, उनके लिए पैसे की बहुत वैल्यू होती है, बहुत ध्यान से बड़ा सोच समझ कर उस पैसे को खर्च करते हैं। बट अमीर लोग, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा होता है इसलिए पैसे की वैल्यू कम होती है, इसलिए वो बेशुमार खर्च करते हैं, फजूला खर्च करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। इसलिए गरीब आदमी का अगर 2 रुपया भी गिर जाता है तो वो परेशान होता है, वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है कि अमीर आदमी का 100 रुपया भी गिर जाता है तो शायद वो उसको उठाने के लिए झुकता भी नहीं है। तो ये बात है कि हर प्रोडक्ट पर ये लागू होगा। आपके पास एक ही पेन है तो आप उस पेन को बहुत संभाल कर रखेंगे, बहुत केयरफुली रखेंगे। बट अगर आपके पास 20-30 पेन है तो किसी का ढक्कन कहीं, किसी का लिड कहीं, सब बिखर जाएगा ऐसा, और आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा कि कहाँ क्या पर है। इसलिए एक पेन है तो पूरे आप उसकी हिफाजत करेंगे, अगर बहुत सारे पेन हैं तो उनकी कैप भी नहीं मिलेगी और उनके आपको रिफ़िल भी कहीं दूर ही मिलेंगे। तो ये थ्योरी सभी पर अप्लाई हो रही है, चाहे प्रोडक्ट कोई भी है। और इसको फिर हम उसी डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पर हम लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, और ये ऐसे चल रही है, ये नेगेटिव भी जाएगी। अगर हम पहली यूनिट की बात करें तो 10, अगर पहली की बात करते हैं तो 10 यहाँ पर क्वांटिटी ले रहे हैं, और सेकंड से फिर आपको क्या मिलेगा, सेकंड यूनिट से आपको 8 मिलेगी, थर्ड यूनिट से ऐसे करते करते फिर आपको 6 मिलेगी। ये थर्ड यूनिट है, 6 यूनिट पर आपकी ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। और उसके बाद जब हम 7th यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली ये -2 पर आ जाएगी। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, और हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु की ज़्यादा यूनिट का सेवन करते हैं वैसे वैसे प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली
मार्जिन यूटिलिटी कम होती जाती है। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल थ्योरी है, ये लॉ है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की सारी थ्योरीज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसी थ्योरी पर बेस करती हैं। स्टूडेंट्स, इसी लेसन में हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एंड अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वी कैन मेज़र द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स और नंबर की। किसी भी वस्तु से जो हम कंजम्पशन करते हैं उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसको हम नंबर में, संख्याओं में मेज़र कर सकते हैं। तो अब आ रही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। Consumer equilibrium refers to that particular situation in which consumer does not want any type of change in his present situation. It means whenever he is completely satisfied by his present situation, it means whenever he is gaining or attaining maximum utility, then that situation is known as consumer equilibrium. यानी कि जब कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो फिर वो अपने करंट पोजीशन से सेटिस्फाई हो जाएगा, और सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर वो कोई चेंज नहीं चाहेगा। और इक्विलिब्रियम भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी भी टाइप का कोई भी चेंज ना हो। इसलिए जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी, वहीं पर ही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसमें भी हम फिर बात करते हैं कि वो सारी जो अजम्पशंस हैं वो फिर से अप्लाई होंगी इसमें। कंज्यूमर इज रेशनल, क्यों रेशनल है, मैक्सिमम लेना चाहता है, हमेशा मैक्सिमम लेना चाहता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी भी अप्लाई होगी इसमें, जो कि हमने भी पहले डिस्कस कर लिया उसको। कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट रहेगी, प्राइस भी प्रोडक्ट से बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाली है, बिल्कुल रहनी चाहिए। उसके टेस्ट प्रीफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सफिशिएंट क्वांटिटी शुड बी यूज। उसकी मेंटल सिचुएशन जो है वो भी बिल्कुल कांस्टेंट रहनी चाहिए। और जो भी एजम्पशंस थी वो सारे की सारी एजम्पशंस यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपरली अप्लाई होंगी, तो ही ये थ्योरी काम करेगी, अदरवाइज ये थ्योरी काम नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम अब इस्टेब्लिश करते हैं। पहले हम एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं, इन केस ऑफ वन कमोडिटी विच हैव सिंगल यूज़। हम एक ऐसी कमोडिटी लेते हैं जिसका सिंगल यूज़ है। फॉर एग्जांपल पेन। जैसे कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल यूज़ भी होते हैं, एक से ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। जैसे मिल्क है, उसके मल्टीपल यूज़ है, इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूज़ है। बट अभी हम एक ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं जैसे कि पेन, जिसका सिंगल यूज़ है। एंड इन केस ऑफ वन कमोडिटी विच हैव सिंगल यूज़, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम would be established there where consumer purchase such amount of that particular product at which price and margin utility both are net equal to each other। कि जहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी मार्जिन यूटिलिटी दोनों एक दूसरे के बराबर हों, ये कंडीशन है। इन केस ऑफ वन कमोडिटी विच हैव सिंगल यूज़, the consumer equilibrium will be established there where consumer purchase such amount of that particular product at which its price and margin utility both are net equal to each other. We can show this with the help of a table and diagram. Suppose consumer पेन ले रहा है, हम बात कर रहे हैं पेन की। अब क्वांटिटी में वो एक पेन ले या दो पेन ले या तीन ले, चार ले, पाँच ले, कितने पेन ले, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एज वेल एज वी परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ एनी वन प्रोडक्ट देन द मार्जिन यूटिलिटी फ्रॉम फर्दर यूनिट्स विल बी डिक्रीजेज। अगर पहले पेन से हमें 50 यूटिलिटी मिलती है तो सेकंड से 50 से कम मिलेगी, सपोज 40 मिलेगी, देन थर्ड से 30 मिलेगी, देन फोर्थ से 20 मिलेगी, देन फिफ्थ से 10 मिलेगी। बट मार्केट में किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो कांस्टेंट होती है। हम भी सपोज कर रहे हैं कि 20 रुपीज़ पर पेन प्राइस है। आप जो भी पेन लेंगे आपको उसके 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। अभी हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि जब कंज्यूमर फर्स्ट पेन लेता है तो उसको मार्जिन यूटिलिटी 50 मिलती है, जबकि उसको पे करना पड़ रहा है ओनली 20 के बराबर का। इट मीन्स इस पेन को लेने में उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि यूटिलिटी उसको मार्जिन यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है और पेमेंट उसको कम करनी पड़ रही है। यानी कि वो फर्स्ट पेन को ले लेगा या उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मार्जिन यूटिलिटी उसको ज़्यादा मिल रही है जबकि पेमेंट कम करनी पड़ रही है। इसी में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता चलूँ। एक इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है
कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू प्राइस विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस। इकोनॉमिक्स में ये जो कंज्यूमर सरप्लस का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है कि कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की जितनी प्राइस वो देना चाहता है, देने को तैयार है, और एक्चुअली वो जितनी देता है उनका डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस होता है। और कंज्यूमर हमेशा कितनी देना चाहता है, तो कंज्यूमर हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर देना चाहता है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। कंज्यूमर को जितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी किसी भी यूनिट से, वो उसकी उतनी प्राइस देना चाहता है या देने को तैयार हो जाता है। अब इस केस में उसको 50 मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, इट मीन्स वो 50 पे करना चाह रहा है, बट मार्केट में एक्चुअल प्राइस जो पेन की है वो 20 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंज्यूमर सरप्लस 30 है, यानी कि उसको 30 का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि उसको कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है, वो फर्स्ट पेन लेगा। इसी तरीके से वो सेकंड पेन लेता है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी 40 मिलती है, जबकि पेमेंट वो 20 करनी है, तो इस केस में भी अभी उसको 20 के बराबर का कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा, तो ये पेन भी वो ले लेगा। इसी तरह से थर्ड पेन भी ले लेगा और फोर्थ पेन भी ले लेगा, यानी कि यहाँ पर उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 20 और वो पे भी कर रहा है 20 के इक्वल का। और यही हमारी कंडीशन है कि उसको इतनी क्वांटिटी लेनी चाहिए उस प्रोडक्ट की जहाँ पर प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। तो कुल मिलाकर कंज्यूमर को 4 पेन लेने चाहिए, क्योंकि शुरू के 3 पेन लेने में तो उसको फ़ायदा हो रहा है, और 4 पेन उसको ले लेने चाहिए, 4 तक ही रुक जाना चाहिए। 5वां पेन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 5वां पेन लेने से उसको मार्जिन यूटिलिटी मिलेगी कम 10 के बराबर, और पेमेंट करनी पड़ेगी उसको 20 के बराबर, तो उसको लॉस हो जाएगा। मतलब ये है कि कंज्यूमर को सारे का सारा सरप्लस भी एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए और नुकसान से भी बचे रहना चाहिए। इसलिए कंज्यूमर को इतनी क्वांटिटी परचेज़ करनी चाहिए जहाँ पर प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी दोनों एक दूसरे बराबर हो जाए, ताकि वो सारा सरप्लस भी कवर कर ले और साथ ही साथ आगे लॉस से भी बच जाए। तो इस केस में कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होगा वो 4th पेन पर होगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसी को अगर हम एक डायग्राम से शो करते हैं तो यहाँ पर हम उसकी प्राइस भी लेते हैं और उसकी मार्जिन यूटिलिटी भी लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं क्वांटिटी। तो प्राइस तो सपोज फिक्स हो गई, 20 प्राइस रहेगी, और ये है उसका मार्जिन यूटिलिटी कर्व। तो ई पॉइंट पर ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर है। तो 4th पेन पर उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर वो 5th पेन लेगा तो आप ये देखिएगा कि पेमेंट का एरिया है बड़ा, जबकि यूटिलिटी का एरिया है छोटा, उसको लॉस हो जाएगा। और उससे पहले उसको सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा, जो उसको ले लेना चाहिए। तो मेन कंडीशन क्या है कि कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी परचेज़ करनी चाहिए जहां पर उसकी प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, ताकि वो सारा का सारा प्रॉफिट कंज्यूमर सरप्लस के रूप में वो भी एब्जॉर्ब कर ले और आगे लॉस से भी बच जाए। क्योंकि 5th पेन लेते ही प्राइस के पेमेंट का एरिया बड़ा हो जाता है, जबकि यूटिलिटी का एरिया छोटा हो जाता है, जबकि उससे पहले हमेशा यूटिलिटी का एरिया ऊपर चल रहा है, जबकि प्राइस का एरिया नीचे चल रहा है। इसलिए इन केस ऑफ वन कमोडिटी which have single use, the consumer equilibrium will be established there where consumer purchase such amount of that particular product at which price and margin utility both are net equal to each other, कि उसको सारा सरप्लस मिल जाए और लॉस से भी वो बच जाए।